निरंतर बढ़ रही है। एक्टिव केस भी बढ़ते जा रहे हैं, विशेषकर इंदौर में, भोपाल में रोज पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। 29 नवंबर को भोपाल में 9 पॉजिटिव केस आए थे। आज 30 नवंबर को 14 पॉजिटिव केस आए हैं। इंदौर में भी 5 आए, बाकी जगह भी छुटपुट केस मिल रहे हैं। और हम जानते हैं, पुराना अनुभव हमको बताता है कि ये केसेस फिर धीरे धीरे लगातार फैलते और बढ़ते हैं। अफ्रीका में जो नया वेरिएंट मिला है उसने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। लगातार केस दुनिया में बढ़ रहे हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी मुश्किल से हमने खुली हवा में सांस ली है। स्थिति सामान्य बनती जा रही थी, स्थिति ना बिगड़े और हम तीसरी लहर को आने से रोक दें, इसके लिए अभी से सावधानी जरूरी है। अभी मैं देखता हूं कहीं भी आमतौर पर मास्क नहीं लगाए जा रहे। जिस संकट से हम सेकेंड दौर में गुजरे हैं, उसकी तकलीफें हम भूले नहीं हैं। हमको सावधान रहना होगा, हमको नियंत्रित करने के सारे उपायों को अपनाना होगा। सरकार सतर्क है, सचेत है। मैं लगातार बैठकें करके तीसरी लहर के मुकाबले की तैयारी के निर्देश दे रहा हूं, लेकिन सहयोग आपको भी करना पड़ेगा ताकि तीसरी लहर हम आने ही ना दें। आज स्थिति को हम नियंत्रित कर सकते हैं और इसलिए कृपया करके मास्क जरूर लगाएं। मैं सबसे अपील करता हूं, भाई बहन, बेटे बेटी, कहीं भी निकले मास्क जरूर लगाएं। यथासंभव भीड़ से बचें, दूरी बनाएं, हाथ स्वच्छ रखें। और हां, रोज हम टेस्ट करना चाहते हैं, कई बार लोग टेस्ट कराने से इनकार करते हैं। कृपया कोविड के टेस्ट को जरूर करवाएं, क्योंकि उसी से तो हमको पता चलेगा अगर पॉजिटिव केस बढ़ेंगे तो। और जो लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं उनको आइसोलेट करना होगा, आइसोलेशन में रखना पड़ेगा, उस घर को कंटेन किया जाएगा। इसमें सहयोग करें, सेकेंड डोज जरूर लगवाएं। मैं फिर अपील करता हूं, सेकेंड डोज हमारी सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है। मैं सभी धर्मगुरुओं से, जनप्रतिनिधियों से, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से, समाजसेवी संगठनों से, नौजवानों से, बेटे बेटियों से, विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि आपका सहयोग तीसरी लहर को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अभी सावधानी के तौर पर हमने स्कूलों में जाने वाले बच्चों की संख्या 50% कर दी है। एक दिन में केवल 50% जाएंगे ताकि दूरी बना के रख सकें, और वो भी माता पिता की, पालकों की अनुमति लेकर। अस्पतालों में आवश्यक तैयारी रहे, ऑक्सीजन प्लांट, दवाइयां, कंसंट्रेटर, इंजेक्शन, वो सारी तैयारी हम कर रहे हैं। लेकिन हे भगवान, इसकी जरूरत ना पड़े। लेकिन आपसे भी प्रार्थना है, आप आवश्यक सहयोग जरूर करें। सुरक्षा से ही हम बच सकते हैं। सावधानी अगर रखेंगे तो वो सावधानी हमारी सुरक्षा है और वही हमें बचाएगी। कल मतलब 1 दिसंबर को सवेरे 10 बजे मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के साथ संवाद कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं। उनको भी संबोधित करूंगा और उनसे भी अपील करूंगा कि हम अभी से तीसरी लहर ना आने देने के लिए कमर कस लें,
जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और पंचायत की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अभी से सक्रिय होके स्थितियों पर नज़र रखें। मास्क के लिए हम आग्रह बढ़ाएं और हर तरह की सावधानी रखें। मुझे पूरा विश्वास है आप सबके सहयोग से मध्य प्रदेश को हम तीसरी लहर के संकट से बचा लेंगे। बहुत बहुत सुना आपने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो सावधानी बरतें, क्योंकि सावधानी ही बहुत ज़रूरी है और सावधानी से ही हमारी सुरक्षा होगी। रुक करते हैं प्राइम टाइम में अगली खबर का। प्रदेश की सियासत इन दिनों आदिवासियों के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन आदिवासियों को लेकर शुरू हुई सियासत में पुनर्जन्म की एंट्री हो गई है। पुनर्जन्म को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है और एक दूसरे पर आदिवासियों के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। टंट्या मामा भी कन्याओं का विवाह कराते थे, हमारे मामा भी कन्याओं का विवाह कराते हैं। टंट्या मामा भी बड़े लोगों को लूट कर गरीबों में बांटते थे। हमारा मामा लूट नहीं रहा, लेकिन जो टैक्स लगाते वो बड़े लोगों पर लगाते और गरीबों में बांटते। समानता है। तो एक तरह से ये कह ले कि टंट्या मामा का पुनर्जन्म शिवराज सिंह चौहान के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में हुआ है। जैसे ही कमल पटेल ने सीएम शिवराज को टंट्या मामा का पुनर्जन्म बताया, प्रदेश की सियासत में घमासान शुरू हो गया। दरअसल हुआ यूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी नायक टंट्या भील की जन्मस्थली पर पहुंचे थे, जहां कृषि मंत्री कमल पटेल ने शिवराज सिंह चौहान की तुलना टंट्या भील से कर दी और उन्होंने ये तक कह डाला कि टंट्या भील ने सीएम शिवराज के रूप में दोबारा जन्म लिया है। वहीं टंट्या मामा के सीएम शिवराज की तुलना पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए इसे आदिवासियों का अपमान बताया। साथ ही बीजेपी से बयान पर माफी मांगने की बात कही और वो बता रहे कि टंट्या मामा के रूप में शिवराज जी का पुनर्जन्म हुआ। यह बड़ा बेतुका बयान है। ये टंट्या मामा जो आदिवासी महानायक है, जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, ऐसे महानायक से एक मुख्यमंत्री की तुलना, शिवराज जी की तुलना करना पूरी तरह से आदिवासी वर्ग का अपमान है, उस महानायक का भी अपमान है। इसको लेकर तत्काल भाजपा के नेतृत्व को, पूरी भाजपा को माफी मांगना चाहिए। इधर कांग्रेस के हमलावर होते ही बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस तो जननायक टंट्या मामा को डाकू कह रही है, जो निंदनीय है। कांग्रेस कभी भी जनजाति वर्ग का भला नहीं चाहती। अब मूल रूप से तो अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस टंट्या मामा को डाकू कह रही है। ये कांग्रेस कभी जनजाति समाज का, आदिवासी समाज का भला चाहती ही नहीं है और इसलिए उन्होंने इस तरह की निंदाजनक बात उनकी तुलना करके कर दी है डाकू से। मैं घोर निंदा करता हूं कांग्रेस के इस वक्तव्य की। प्रारंभ से उनने सिब्बान सिंह सोलंकी से लेकर उमंग सिंगार तक हमेशा, हमारी बुआ जी थी उस समय, उनके बारे में चचा कुछ भी बोलते रहते थे। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल आदिवासियों के मुद्दे को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मिशन 2023 को लेकर आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियों की जी तोड़ कोशिश जारी है। यही कारण है कि आदिवासियों की हर बात को मुद्दा बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। प्रदेश की राजनीति में ग्वालियर चंबल का हमेशा दबदबा रहा है और 2023 से पहले एक बार फिर अंचल चर्चा में है। ग्वालियर चंबल अंचल में पूर्व सीएम दिग्विजय की सक्रियता कुछ और ही बयां कर रही है, लेकिन सिंधिया इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस नेताओं की सक्रियता तो दिख रही है, लेकिन सवाल यही है कि वरीयता किसको मिलेगी। 2020 के बाद से बदले समीकरण के बाद इस क्षेत्र पर अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की नजर है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह यहां डेरा डाले हुए हैं और दिग्विजय ने जनजागरण यात्रा के जरिए नई जमीन तैयार करने की कवायद की है। दिग्विजय की सक्रियता से कांग्रेस उत्साहित है और सिंधिया के किले में सेंध लगाने का दम भी भर रही है। जिस तरह से जो ऊर्जा दिग्विजय सिंह जी में देखने को मिल रही है, पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं और जिस उम्र की बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उस उम्र में पूरी उन्होंने नर्मदा यात्रा, नर्मदा परिक्रमा करी और आज भी प्रतिदिन जो हमारा कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है उसमें 15 से 20 किलोमीटर वो पैदल चलते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हवाई
जहाज में यात्रा कर रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने हवाई जहाज में बैठा दिया है, जो मंत्रालय दिया है वो हवाई यात्रा ही करते रहें। सड़कों पे उतरना और सड़कों पे जाके जनता की भावनाओं को समझना, जनता की परेशानियों को समझना, ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की बात है। ग्वालियर चंबल सिंधिया परिवार का गढ़ माना जाता है। चुनाव में इसका असर दिखाई देता रहा है, लेकिन सिंधिया अब बीजेपी में है, तो वे दिग्विजय की यात्रा को अपने अंदाज में देख रहे हैं। उनको उनकी यात्रा उनको सलामत रहे। मैं उनको सदैव मैंने उनको शुभकामनाएं दी हैं। मेरे सदैव बुजुर्ग रहे हैं, आज भी हैं, और यात्रा करते रहें, हम अपनी प्रगति और विकास करते रहें। सिंधिया रियासत और राघवगढ़ रियासत की सियासी अदावत जग जाहिर है, और अब मौका भी है और दस्तूर भी है, तो दिग्विजय सिंह खुलकर सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में है। 2018 से लेकर वर्तमान तक ग्वालियर चंबल की सियासत में खूब चर्चा है। पहले कांग्रेस ने बाजी मारी और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तस्वीर बदल दी। अब एक बार फिर 2023 में चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले दिग्विजय सिंह सक्रिय है। अब इस सक्रियता के मायने क्या निकाले जाए, क्योंकि सिंधिया तो कुछ और कह रहे। असनी के साथ मनोज सैनी, बंसली, भोपाल। इंदौर में पिछले साल सितंबर में हुए इंटरनेशनल सेक्स रैकेट के पर्दाफाश के मामले में अब पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। गिरोह के सरगना की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए हैं वो हैरान कर रहे हैं, क्योंकि गिरोह का जो तरीका था वो हैवानियत से भरा हुआ था और बड़ी ही बेरहमी से लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में उतार दिया जाता था। सेक्स रैकेट का इंटरनेशनल कनेक्शन, खौफनाक है सरगना का हर एक्शन, ड्रग्स से लेकर दवाइयों का इस्तेमाल, जिस्म की लगती थी बोली, मिलता था माल। इंदौर पुलिस के हाथ इंटरनेशनल सेक्स रैकेट के सरगना तक पहुंचे तो ऐसे राजों का पर्दाफाश हुआ जिन्हें सुनकर पुलिस के होश भी उड़ गए। रैकेट का सरगना मोमिनुल हुसैन बांग्लादेश के पावना गांव का रहने वाला है। मोमिनुल 10 साल पहले भारत आया और विजय दत्त बनकर भारत में रह रहा था। विजय बनकर मुंबई से इस पूरे गिरोह को चला रहा था। मोमिनुल बांग्लादेश में अपनी पत्नी के एनजीओ की मदद से लड़कियों को नौकरी दिलाने के नाम पर भारत लाता था। अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर लड़कियों को लाया जाता था और फिर उन्हें यहाँ जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया जाता था। जो विजय दत्त, इसका असली नाम नहीं था, इसका असली नाम मामूनुर पिता तफज्जुल हुसैन है, और इसके बारे में ये भी पता चला कि इसकी एक शादी इसने यहाँ पर पश्चिम बंगाल में की थी और एक शादी इसकी बांग्लादेश में है। ये दो तो पत्नियाँ इसकी ऑथेंटिक हैं। इसके अलावा ये जो भी लड़की बांग्लादेश से आती है, इसको ठीक लगता है तो कुछ समय अपने पास में ऐसे प्रेमिका बना के रखता है। लड़कियों को पूरा प्लान बनाकर देह व्यापार करने के लिए मजबूर किया जाता था। लड़कियों को पासपोर्ट ना होने का डर दिखाया जाता था। गिरफ्तार होने की धमकी दी जाती थी। धमकी से ना मानने पर ड्रग्स दिया जाता था। एमडीएमए ड्रग्स की लत लगाई जाती थी। कई लड़कियों को प्रेमिका बनाकर इस्तेमाल करता था। मन भर जाने पर लड़की को बेच देता था। जब लड़की को बॉर्डर क्रॉस कराकर यहाँ लाते थे, पहले तो 6 महीने उसको ट्रेन करते थे, उसको छोटे कपड़े देकर ये लड़कियों द्वारा और जो दूसरे एजेंट होते उनके द्वारा उसको मारपीट कर इसके लिए विवश किया जाता था। फिर उसके बाद उनको धमकाया जाता था कि आपके पास पासपोर्ट वगैरह नहीं है, इसलिए आप जाएंगे बाहर तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। मोमिनुल का लड़कियों को बेचने का तरीका एकदम डिजिटल था। सबसे पहले वीडियो क्रॉसिंग कर लड़कियों की नुमाइश कराई जाती थी। लड़की पसंद आने पर डील तय होती थी। दिन, हफ्ते और महीने के हिसाब से लड़कियों का किराया तय किया जाता था। फिर डिमांड के हिसाब से लड़कियों को फ्लाइट, ट्रेन और बस के जरिए क्लाइंट के पास भेजा जाता था। जैसे देश के दूसरे हिस्सों में भी जो इनके एजेंट होते हैं, वहाँ पर वीडियो कॉल करके उन लड़कियों को बताते थे कि ये लड़की है, अगर आपको चाहिए तो देख लीजिए। तो फिर उसके हिसाब से उनका रेट तय होता था। एक निश्चित रेट सप्ताह के लिए, 3 दिन के लिए, जैसे इस रेट पे फिर वो उन एजेंटों के पास आती थी। वो जैसा कन्वेंस होता था उसके हिसाब से करते थे। एजेंट अपनी सुविधा के साथ फ्लाइट से भी आती थी, ट्रेन से, बस से, जैसा उनको लगता था लड़के भेजते थे। मोमिनुल और उसके साथी हैवानों की तरह लड़कियों का इस्तेमाल करते थे। लड़कियों से ज्यादा काम लेने के लिए ड्रग्स के साथ साथ दवाइयों और इंजेक्शन का इस्तेमाल करते थे। लड़कियों के प्राइवेट अंगों को सुन्न करने के लिए एनेस्थेटिक पद्धति का इस्तेमाल करते थे ताकि युवतियां दिन और रात की शिफ्ट कर सकें। जब एजेंट उनको अपने यहाँ पर लेते हैं
और उनका किराया उनको वसूल ना रहता है, इसलिए उनका बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं। इसके लिए वो अधिक से अधिक उनको क्षमता बढ़ाने के हिसाब से उनको ड्रग्स भी देते हैं। MDMA का उपयोग इनके द्वारा किया जाता है, ये तथ्य आए थे। और जो इंजेक्शन और ऑइंटमेंट की बात हो रही, वो झाइलोकेन करके एनेस्थेटिक है। ये एनेस्थेटिक है, जिस पार्ट पे लगाया जाता है शरीर के, वो थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है। आरोपी मोमिनुल के बैंक अकाउंट में पुलिस को 80 लाख रुपए मिले हैं। खाते को सील कर दिया गया है और अन्य बैंक अकाउंट के बारे में पूछताछ की जा रही है। कुल 42 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 7 की तलाश जारी है। पुलिस अब तक 20 से ज्यादा लड़कियों को इनके चुंगल से मुक्त करा चुकी है। पूछताछ और जांच जारी है और आशंका है कि अभी ऐसे और भी खुलासे हो सकते हैं जो हैरान कर देंगे। अखिलेश सेन, बंसल न्यूज, इंदौर। वहीं इंदौर में सौदेबाजी में धोखाधड़ी से परेशान एक व्यापारी ने खुदकुशी कर ली। व्यापारी ने खुदकुशी करने से पहले एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें उन लोगों के नाम का जिक्र है जिन्होंने मरने पर उससे मजबूर किया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मम्मी, तुम अपना ख्याल रखना और बच्चों का भी ख्याल रखना, समीना का भी ख्याल रखना। और है ना, समीना से कहना मुझे माफ़ कर दे। मैंने उसको ज़िंदगी में कभी भी दुख तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं दिया। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरी माँ बहुत परेशान हो गया। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, ये वो अल्फाज हैं जो मौत से चंद मिनटों पहले व्यापारी के मुंह से निकले थे। आवाज में दर्द था, बेबसी थी, माँ की चिंता थी और अपनी बीबी को एक खुशनुमा जिंदगी ना दे पाने का अफसोस भी था। चंदन नगर के रहने वाले व्यापारी वाहिद शाह ने खुदकुशी करने के पहले ये वीडियो बनाया था। मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा हूँ और इसका जिम्मेदार सिर्फ जुबैर, जावेद, मुन्ना और फातिमा, नाज फातिमा और कटलाव वाला हाफिज साहब है। इन्होंने मुझे पूरा बर्बाद कर दिया और मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा हूँ। वो मरना नहीं चाहता था, वो भी जीना चाहता था। पत्नी को बेहतर जिंदगी देने का उसका भी सपना था, लेकिन कुछ लोगों ने उसे मरने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल वाहिद ने एक 3 मंजिला मकान का 50 लाख में सौदा किया था। 4.5 लाख नगद दिए और बाकी हर महीने 50,000 की किस्त दे रहा था। लेकिन जब लोन क्लियर करने के दस्तावेज मांगे तो मकान बेचने वाले आनाकानी करने लगे। कब्जा नहीं दिया गया। उसने कई जगह गुहार लगाई और जब सुनवाई नहीं हुई तो लाचार और बेबस वाहिद ने मौत को गले लगाना ही बेहतर समझा। मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा हूँ और इसका जिम्मेदार सिर्फ जुबैर, जावेद, मुन्ना और फातिमा, नाज फातिमा और कटलाव वाला हाफिज साहब है। इन्होंने मुझे पूरा बर्बाद कर दिया और मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा हूँ। वाहिद ने वीडियो में उन 5 लोगों के नाम का जिक्र किया है जिसकी वजह से उसने मौत को गले लगाया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। क्या तथ्य है, वो नाम कहाँ है, उनका पूरा एड्रेस क्या है, उस बारे में पूरा पता किया जाएगा और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की जाएगी। अभी पूरा न एड्रेस है ना कुछ में पिता के नाम है, केवल नाम लिए हुए हैं, तो बाकी पूरी एड्रेस लेके वेरीफाई किया जाएगा और उन सभी के जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में सूदखोरी ने 5 लोगों के हंसते खेलते परिवार को तबाह किया है। अब इंदौर से भी ये कुछ ऐसा ही मामला है जिसमें सौदेबाजी और धोखाधड़ी ने एक व्यापारी को मरने पर मजबूर कर दिया। घटनाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब तक सीधे सादे लोग शातिर मंसूबों का शिकार होते रहेंगे। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरी माँ बहुत परेशान हो गया। अखिलेश सेन, बंसल न्यूज, इंदौर।